हाँ जी, इस क्वेश्चन में अपन किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे और किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे और इस जो घन है, घनी आकृति है, इसके अंदर जाने वाली धाराओं का मान पता लगाएंगे। तो धाराएं कितनी कैसे गुजर रही है इसके बारे में पता लगाएंगे और आर इक्विवेलेंट भी पता लगाएंगे कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी आर तुल्य कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो इस सर्किट में आप देख सकते हो, इसके अंदर ये घन है और घन की प्रत्येक भुजाओं पर प्रतिरोध लगा हुआ है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कितनी वोल्ट की? 10, यानी ईएमएफ इसका 10 वोल्ट है। और इससे धारा जो जा रही है इसको अपन मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाकर 3 शाखाओं में ये धारा बढ़ती है। अगर अपन आई करंट मानते हैं तो यहाँ पे आता है I/3 I/3 I/3। जिससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो अपन मान सकते हैं कि इस ब्रांच में से जाने वाली जो करंट है वो 3I है। तो इससे कि इसमें जाने वाली भी करंट I हो गई, इसमें जाने वाली भी I हो गई, इसमें जाने वाली भी I हो गई। ठीक है, तो तीनों शाखाओं में से I करंट जा रही है। ये I करंट यहाँ से इस जंक्शन से क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, I/2 और I/2। इसी तरीके से ये करंट भी 2 भागों में बढ़ जाती है, I/2 और I/2। ये करंट भी आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमें इसके अंदर I तुल्य और धारा I का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको इस पूरे परिपथ पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल और केवल इसका जो लूप है बिंदु A से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? बिंदु A से। तो बिंदु A से स्टार्ट होगा, बिंदु A से B, B से C, C से C' और यहाँ से ये वापस सेल, और ये केवल आपको ये वाला लूप लेना है और उस लूप की हेल्प से जो है हम इसके अंदर धारा I का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लूप ले लेते हैं और लूप में KVL का नियम लगाते हैं। तो लूप ABC में ये वाला लूप है हमारे पास, इसमें लगाते हैं। तो आप देख सकते हो A से B शाखा के अंदर जो है करंट जो जा रही है, A से B शाखा के अंदर जो करंट जा रही है वो I करंट जा रही है, और इसका रजिस्टेंस कितना है? R, यानी इसके अंदर सारे रजिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, विभव कितना हो जाएगा? IR। कितना हो जाएगा? IR। और धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, धारा की दिशा में क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसका जो विभव होगा वो धनात्मक होगा। कैसा होगा इसका विभव? धनात्मक। ठीक है, इसका विभव धनात्मक होगा। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं BC शाखा में। किस में चलते हैं? BC शाखा में। तो BC शाखा में धारा कितनी जा रही है? I/2, क्योंकि ये धारा 2 भागों में बट गई, इधर भी I/2 और इधर भी I/2। तो BC शाखा में I2 धारा जा रही है, रजिस्टेंस तो R ही है, तो विभव कितना हो जाएगा? I/2 प्लस R। I/2 प्लस क्या हो जाएगा? R। ठीक है, I/2 प्लस R हो जाएगा। धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस का निशान आएगा। फिर इस शाखा में जा रहे हैं, इस शाखा में, तो इस शाखा में जो करंट पहुंचती है, इस शाखा में जो करंट पहुंचती है वो कितनी होती है? क्योंकि I/2 इधर से आई और I/2 वापस से आएगी, तो इधर से I/2 आई, इधर से भी I/2 आई, तो कितनी हो गई? इसमें I करंट हो गई वापस से। तो I करंट इसमें से जा रही है, रजिस्टेंस कितना है इसका? R, तो ये हो जाएगा IR। फिर यहाँ से हम चलते हैं सेल की तरफ। तो सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ऋण से धन जाते हैं तो EMF क्या आएगा इसमें? माइनस का ही, बराबर में 0। तो ये अपन ने लूप नियम लगा दिया इसके अंदर, और ये लूप नियम लगा के जो है समीकरण तैयार कर दिया। अब ये माइनस का जो E है इसका ट्रांसफ़र करके अपन इसको इधर ले आएंगे, तो ये समीकरण बन जाएगा हमारे पास में, बन गया। IR और IR को जोड़ेंगे तो 2IR हो जाएगा, और I/2 R यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, बराबर में क्या चलेगा? E चलेगा। LCM ले लेंगे इसका, 2 LCM आया, तो इसके नीचे 1 है, तो 1 का डिवाइड 2 में करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4IR, और ये IR, तो इसको जोड़ेंगे तो 5IR/2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा का जो सूत्र होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है ऐसे परिपथों के लिए, वो होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, और कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध होता है। तो ये हमारा सूत्र हो गया। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है सेल का? सेल का कुल विद्युत वाहक बल E है। सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E। सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E। ठीक है, और कुल प्रतिरोध को अपन अभी लिख रहे हैं R इक्विवेलेंट, जो कितने के बराबर होगा यह भी अपन पता लगाते हैं। तो R इक्विवेलेंट होगा। अब R इक्विवेलेंट कितना होगा ये पता लगाएंगे। विद्युत धारा अपन ने सर्किट में यहीं पे मान ली थी, देखो ये कितनी मानी थी अपन ने? 3I। ये 3I माना है, तो इसका मतलब कुल धारा हमारी कितनी है? 3I है। कुल धारा 3I है।
तो कुल धारा तो 3I हो गया, कुल विद्युत भाग बल E हो गया और कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो गया। तो R इक्विवेलेंट को इधर ले जाओ, 3I को नीचे ले आओ, तो ये सूत्र बन जाएगा। ठीक, E का मान ज्ञात करना है अपने को, तो E बराबर हो जाएगा R इक्विवेलेंट गुणा 3I, समीकरण नंबर 2। तो R इक्विवेलेंट गुणा में क्या हो जाएगा 3I। तो समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 में आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1 जो है वो भी किसके बराबर है, E के बराबर है। समीकरण नंबर 1 जो है वो भी किसके बराबर है, E के बराबर है। और जो समीकरण नंबर 2 आया है वो भी किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। तो अपन समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में 5/2 IR है और समीकरण नंबर 2 में R इक्विवेलेंट गुणा 3I है। I से I कटेगा, I से I कटेगा, इस I से I कटेगा, तो क्या बचेगा, केवल 5/2 R बराबर 3I। और ये 3 जो गुणा में है इसको अपन डिवाइड में भेजेंगे इधर, तो 3 × 2 होकर कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई में R इक्विवेलेंट। और प्रत्येक शाखा का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो R की जगह अगर 1 रखोगे तो R इक्विवेलेंट जो आएगा 5/6 ओम आएगा। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा इसका 5/6 ओम आएगा। तो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो गया। अब R इक्विवेलेंट की हेल्प से अपन विद्युत धारा I का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो वही अपन समीकरण नंबर चलते हैं, एक जो अपन 2 प्राप्त किया था, समीकरण नंबर 2 प्राप्त किया था अपन ने, विद्युत धारा, कुल विद्युत भाग बल और R इक्विवेलेंट। जब R इक्विवेलेंट अपने को मिल गया तो अपन I का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, 3I और विद्युत भाग बल कितना है 10, विद्युत भाग बल कितना है 10 और R इक्विवेलेंट कितना है 5/6। तो I बराबर क्या हो जाएगा, जो I के 6 तो ऊपर चला गया, तो ये हो गया 60/5, 60 का भाग देंगे तो 12, I के गुणा में 3 है तो भाग में जाएगा, 12/3 करेंगे तो 4 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो इस परिपथ में धारा का जो मान होगा, टोटल धारा जो जाएगी इसके अंदर से वो जाएगी 12 एम्पियर और प्रत्येक शाखा में से जो जाएगी वो जाएगी 4 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से अपन ने धारा का मान भी प्राप्त कर लिया और तुल्य प्रतिरोध भी प्राप्त कर लिया। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।